डॉक्टर साहब, आंख में इंजेक्शन लगेगा। आजकल ये इंजेक्शन जो आंख के अंदर लगता है, ये काफ़ी सारी बीमारियों के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो गया है। और इसमें इतने सारे इंजेक्शन और वेरिएशंस अवेलेबल हैं कि काफ़ी बार पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कौन सा इंजेक्शन मुझे लगवाना चाहिए। तो मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट, आज आंख में लगने वाले इंजेक्शन यानी कि इंट्राविट्रियल इंजेक्शन के बारे में आपसे बात करेंगे कि लेटेस्ट कौन कौन से इंजेक्शन अवेलेबल हैं और ये किस किस बीमारी में पेशेंट को लगते हैं और ये कितने प्रकार के या कितने टाइप के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले कि ये आंख में जो इंजेक्शन लगते हैं ये कौन से हिस्से में लगते हैं। तो देखिए, ये हमारी आंख है और ये जो हिस्सा है आंख का, इसको हम कहते हैं विट्रस कैविटी। और ये इंजेक्शन की जो दवाई है वो हम इसी विट्रस कैविटी के अंदर हम छोड़ते हैं। और जो इंजेक्शन लगता है वो ये जो हमारा वाइट पार्ट है, एक सर्टेन डिस्टेंस पर एक वाइट पार्ट के अंदर एक बहुत बारीक 30 गेज की निडल होती है, उससे हम ये इंजेक्शन लगाते हैं। तो प्रोसेस ये रहता है इंजेक्शन लगाने का कि आंख को पहले हम एक आई ड्रॉप से सुन करते हैं और फिर वो बारीक सी निडल से हम आंख के अंदर एक सर्टेन डिस्टेंस पर इंजेक्शन लगाते हैं। और ज़्यादातर केसेस के अंदर ये इंजेक्शन हम ऑपरेशन थिएटर में लगाते हैं, क्योंकि उससे इन्फेक्शन की रिस्क जो है वो पेशेंट को काफ़ी कम हो जाती है। आँख के अंदर जो इंजेक्शन लगते हैं, आज की डेट में आई के अंदर सबसे फ्रीक्वेंटली परफॉर्म्ड प्रोसीजर हो गया है, बिकॉज़ ये इंजेक्शन काफ़ी सारी बीमारियों के लिए इंडिकेटेड हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है वो है एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, यानी कि अगर आपकी आँख में उम्र के हिसाब से पर्दे के ऊपर निशान आ रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है या सूजन हो रहा है, तो ये इंजेक्शन इंडिकेटेड है। सेकंड कॉमन इंडिकेशन है इसकी डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी में चाहे आपके पर्दे के ऊपर सूजन आ रही है या आंख के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, और कई केसेस में ऑपरेशन के पहले भी और बाद में भी ये इंजेक्शन इंडिकेटेड होते हैं। थर्ड इंडिकेशन है इसमें वेन ऑक्लूजन, कि पर्दे की जो वेन होती है वो अगर ब्लॉक हो जाए और पर्दे के ऊपर ब्लीडिंग वगैरह आ जाए, तो वहां पर भी ये इंजेक्शंस इंडिकेटेड होते हैं। ये तीन जो हैं ये मोस्ट कॉमन इंडिकेशंस हैं जहां पे ये इंजेक्शन लगते हैं। इसके अलावा अगर और कोई बीमारी है, मान लीजिए जैसे आपको यूवियाइटिस है या ऑपरेशन के बाद पर्दे में सूजन आ गई है या पर्दे में इकट्ठा पानी इकट्ठा हो गया है, तो वहाँ पर भी ये इंजेक्शंस इंडिकेटेड होते हैं। या किसी और रीज़न से, जैसे वेस्कुलाइटिस एक बीमारी है, उसके अंदर अगर आँख के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पर भी ये इंजेक्शन हम आँख के अंदर लगाते हैं। तो अब ये इंजेक्शंस जो हैं ये ब्रॉडली हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक इंजेक्शन होते हैं एंटी वेजेफ कैटेगरी के और एक होता है स्टेरॉयड इम्प्लांट। स्टेरॉयड इम्प्लांट के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल आज की डेट में अवेलेबल है, जिसको हम कहते हैं डेक्सामीथाजोन, और ये मार्केट में ऑजुडेक्स के नाम से अवेलेबल है। और इसका प्रोसीजर भी वही है कि पहले आंख को हम सुन करते हैं और फिर आंख के अंदर ये एक स्टिक सी होती है, एक पैलेट सी होती है, मतलब इंजेक्शन लगने के बाद पेशेंट को एक डंडी सी घूमती हुई दिखाई देती है। और ये डंडी या स्टिक इसलिए होती है कि इस इंजेक्शन में जब आंख के अंदर हम इसको लगाते हैं तो दवाई धीरे धीरे करके ओवर नेक्स्ट 3 मंथ्स तक धीरे धीरे करके वो दवाई रिलीज होती रहती है। तो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है डेक्सामेथासोन इम्प्लांट का, वो 3 से 4 महीने तक ज़्यादातर केसेस में रहता है। अब क्योंकि ये एक स्टेरॉयड इम्प्लांट है, इसका एक मेन साइड इफेक्ट जो है वो है कि ये किसी किसी केस के अंदर आंख का प्रेशर बढ़ा देता है। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर आंख का प्रेशर बढ़ जाए तो वो दवाइयों की मदद से कंट्रोल में हो जाता है। सेकंड साइड इफेक्ट जो इसका है कि वो अगर ये इंजेक्शन हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली लगा रहे हैं, मान लीजिए हर तीसरे चौथे महीने पर हम डेक्सामेथासोन इम्प्लांट लगा रहे हैं, तो कैटरेक्ट बनने का एक इसमें रिस्क रहता है कि पेशेंट को कैटरेक्ट बन जाए, और अगर कैटरेक्ट बन जाए तो फिर उसका एक ऑपरेशन कर कर लेंस लगा सकते हैं। सेकंड कैटेगरी ऑफ जो इंजेक्शंस हैं वो है एंटी वेजेफ मॉलिक्यूल्स। एंटी वेजेफ का क्या मतलब हुआ? वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। यानी कि आंख में जब भी कोई बीमारी हो रही है,
चाहे वो एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन है, डायबिटीज़ की वजह से है या वेन ब्लॉक होने की वजह से है, बॉडी की एक कॉमन रिस्पॉन्स है कि वो आँख के अंदर एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हम कहते हैं VEGF हार्मोन। और इस हार्मोन की वजह से ही आँख के पीछे पर्दे के ऊपर सूजन आती है और नई खून की नाड़ियाँ बननी शुरू होती हैं। तो ये एंटी VEGF कैटेगरी वाली जो ड्रग्स हैं, ये इस हार्मोन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं और जो नई खून की नाड़ियाँ बन रही हैं या पर्दे पे जो सूजन आने की टेंडेंसी है, वो कम हो जाती है या रिग्रेस कर जाती है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला जो हमने इंजेक्शन लगाया था रफली 2006-7 के अंदर, वो अवेस्टिन के नाम से आता था और उसके अंदर मॉलिक्यूल था बेवेसिजुमैब। हालांकि ये ऑफ लेबल लगाते थे, ये आँख के लिए ड्रग नहीं बनी थी, बट आँख की कई बीमारियों में ये दवाई जो है वो काफ़ी हेल्पफुल थी। आज की डेट में ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है। सेकंड जो दवाई इसमें इसके अवेस्टिन के साथ जो एक आँख के लिए अप्रूव्ड मॉलिक्यूल जो आया, उसका नाम था ल्यूसेंटिस या एक्सेंट्रिक्स के नाम से वो मिलती थी और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल था वो था रेनिजुमैब। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये आँख के लिए ही डिज़ाइन किया गया था और इसकी जो एक्शन है वो रफली 4 वीक्स के आसपास रहती थी और ये पेशेंट्स को डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की क्या डिजीज़ है, कौन सी स्टेज है, ये रफली एवरी 4 टू 6 वीक्स पेशेंट को हमें बार बार लगाने की ज़रूरत पड़ सकती थी। और सेकंड जनरेशन का जो मॉलिक्यूल आया उसका नाम था आइलिया। अब आइलिया और रेजुमैब यानी या एक्सेंट्रिक्स के नाम से जो आया, उसमें जो मेजर फ़र्क था वो ये कि आइलिया का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा एक्सेंट्रिक्स के मुकाबले ज़्यादा था, यानी कि वो लगभग 6 वीक्स टू 8 वीक्स के आसपास काम करता था। सेकंड, वो वेजेफ के अलावा एक और हार्मोन को, प्लेसेंटल ग्रोथ हार्मोन को भी ब्लॉक करता था। तो इसकी जो इफेक्टिविटी है वो थोड़ी सी रेनिजुमैब के मुकाबले ज़्यादा थी। थर्ड जनरेशन में जो आया मॉलिक्यूल उसका नाम था पेजेनेक्स या फिर ब्रॉलीसुजुमैब। अब ये मॉलिक्यूल की बड़ी एक करेक्टरिस्टिक है कि इसका जो साइज़ है मॉलिक्यूल का वो काफ़ी छोटा था। तो उसका एडवांटेज ये है कि इस दवाई की जो पेनिट्रेशन है और जो क्वांटिटी ऑफ मेडिकेशन हम दे सकते हैं वो ज़्यादा हो गई। इसका फ़ायदा ये हुआ कि इसका जो एक्शन है वो एक तो लॉन्ग लास्टिंग हो गया। ये दवाई कम से कम एक बार अगर हम इंजेक्शन लगा दें तो 2 महीने तक, 2 से ढाई महीने तक ये इफ़ेक्टिव रहती है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें बार-बार इंजेक्शन लगाने की पेशेंट को ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि रफ़ली अगर हम मान के चलें तो पेशेंट को 1 साल में 4 इंजेक्शन या 5 इंजेक्शन के अंदर डिज़ीज़ के अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। अब सबसे लेटेस्ट मॉलिक्यूल जो आया है उसका नाम है वेबमाइसो और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो है फार्सीमैप। इसकी क्या खासियत है, ये वेजेफ को तो ब्लॉक करता ही है, इसके साथ एक एंजियोपोइटिन करके एक और हार्मोन है, उसकी एक्टिविटी को भी ये ब्लॉक कर देता है। फायदा इसका ये है कि वेजेफ की वजह से जो दिक्कत हो रही है वो तो खत्म हो ही जाती है, साथ में जो एंजियोपोइटिन का है यानी कि ये जो ब्लड वेसल हैं उसको और थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देता है। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आज की डेट में अवेलेबल हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं कि सबसे पहले हम एकदम जो लेटेस्ट मॉलिक्यूल अवेलेबल है वही हम उसको लगाएं। ये पेशेंट की डिजीज़ कंडीशन, उसको कौन सी बीमारी के लिए ये इंजेक्शन लगना है, उस फैक्टर के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है कि पेशेंट के लिए हम क्या इंजेक्शन चूज़ करें। काफ़ी बार है कि पेशेंट हमारे पास काफ़ी आउट ऑफ द कंट्री से या दूर-दूर से आते हैं, वहाँ पर हमारी थोड़ी-सी एक प्रायोरिटी रहती है कि हम वहाँ पर ऐसा इंजेक्शन लगाएँ जिसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो ज़्यादा हो, जिससे उसको बार-बार फ्रीक्वेंट क्लिनिक विज़िट्स ना करनी पड़े। तो ये हमने बड़ा ब्रीफ में आपको आँख में लगने वाले इंजेक्शंस के बारे में बताया। अगर आपको एक पर्टिकुलर बीमारी में कौन-सा इंजेक्शन हेल्पफुल है, क्या है, वो जानना है तो इसकी हमने एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन की, डायबिटीज़ की, वेन ऑक्लूजन की हमने वीडियो बनाई हुई हैं। वो लोग आप जाके देख सकते हैं कि आपको कौन-सा इंजेक्शन और किस हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी।
उम्मीद करता हूं कि इस इंफॉर्मेशन से आपको ये पता लगा होगा कि आज की डेट में आंख के अंदर लगने वाले इंजेक्शंस के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हमारे कंट्री के अंदर अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच।